पांच को हो गया है, तो थ्योरम 5 का पहला लिख लीजिए और ये जो बताने जा रहे हैं 5 का दूसरा। लिखेगा वेक्टर कैलकुलस चैप्टर चैप्टर सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। 5 थ्योरम का पहला करवा चुके हैं, थ्योरम 5 का आज दूसरा लिखेगा। थ्योरम 5 का दूसरा, थ्योरम 5 का दूसरा। थ्योरम दरबार बंद तो होगा, छूट होगा, और देखो, चलिए उसके बाद लिखिएगा। थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा शो दैट द डेरिवेटिव, शो दैट द डेरिवेटिव द डेरिवेटिव of a vector of constant value, of constant magnitude, constant magnitude is orthogonal to itself, is orthogonal to itself, is orthogonal to itself, is orthogonal to itself, is orthogonal to itself। समझिए आप समझे आपको इस लैंग्वेज करा है कि जिस वेक्टर का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे वह एक वेक्टर होगा, ठीक है। और जिस वेक्टर का डेरिवेटिव उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है, दो वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कब होता है? जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो मान गए एक कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। एक क्वेश्चन कर रहा है तो जो जो वेक्टर है उसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो प्रूफ हो जाएगा कि यह जो वेक्टर है उसका डेरिवेटिव उसके साथ सेल्फ ऑर्थोगोनल है। बात समझ गए? एक प्रूफ कर। चलिए लिखेगा प्रूफ। सबसे पहले जो आपका क्या उसको हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। मान लेंगे लिखेंगे लेट ए वेक्टर ऑफ टी,
एक क्वेश्चन कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, समझे। तब प्रूव करना है we have to show that d a vector by dt dot a vector बराबर जी, या हम कह सकते हैं कि डी ए वेक्टर बाई डी टी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी ए बाई डी टी, ये प्रूव करना है। तो ऐसा तो ही ना होगा जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, जीरो के बराबर। आगे बढ़े तो लिखेंगे नाउ वी हैव now we have now we have a vector dot a vector, क्या होगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos b, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर हम लोग जानते हैं a वेक्टर का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं बताइए, है ना। उसके बाद ए भी कांस्टेंट है, इसका मान किसके बराबर, ये जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसको आप मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए 1। तो लिखेगा ए आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बात समझ गए ना, इसका यूज किया है, यूजिंग पहला का यूज किया। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी, स्केलर वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू ए वेक्टर, याद कीजिए ए वेक्टर का स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो टू ए वेक्टर डॉट डी ए बाई क्या होगा, डी टी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होगा बताइए, जीरो। अब देखिएगा कि हमको जरूरत है ए डॉट डी ए बाई डी टी का, तो इसको टू को राइट में करेंगे तब न जाकर आपका क्या होगा, आपका ए वेक्टर डॉट डी ए बाई डी टी बराबर जीरो। अब देखिए जो वेक्टर है उसका डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव हम अपने आप के साथ ऑर्थोगोनल है बताइए, जब ए भी वेक्टर है डी ए बाई डी टी भी वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब है डी ए बाई डी टी ए के परपेंडिकुलर होगा या ए डी ए बाई डी टी के परपेंडिकुलर होगा। ऊपर का लिख सब याद हो गया ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, ये वाला लाइन लिख लीजिए ऐसे, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी ए बाई डी या डी ए बाई डी टी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, लिख लीजिएगा हेंस तब। कल छुट्टी रहेगा, कल नहीं आएगा, कल सारा बैंक रक्षाबंधन की बात कल है ना, कल तुम्हारा है ना, कल छुट्टी रहेगा तो उसके बाद फिर परसों आना है, ठीक है। इसी क्लास में फिर परसों आना है, यही क्लास होगा वेक्टर का। सुबह में देखते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप लिखे, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल से फोटो खींचोगे, फोटो खींचोगे जान मेरा दोस्त है,
काम नहीं बता रहे। ये पूरा अब खोल दीजिए, चल गया वो पूरा खोल दीजिए, खोल दीजिए। हमारा 4-5 को तू पढ़ा रहा है, 4-5 को दोस्त मिल गया, पूरा हो गया। आगे बढ़े, पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। लिखेगा थ्योरम ऑफ, थ्योरम 6 लिखेगा, छठा थ्योरम लिखेगा, prove that the necessary and sufficient condition, prove that the necessary and sufficient condition, sufficient condition for the vector function, for the vector, for the vector function, for the vector function u vector of t, u vector of t या a vector of t, a vector of t या a vector of t या b vector of t b to have constant direction, to have constant direction, to have constant direction is u vector cross u is u vector cross du by dt बराबर 0। अगर u वेक्टर रहेगा तो u क्रॉस du by dt, अगर a वेक्टर रहेगा तो a वेक्टर क्रॉस da by dt बराबर 0 या b वेक्टर क्रॉस dv by dt बराबर क्या हो, 0। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि यहाँ पर एक चीज का यूज किया, पहले हम लोग कांस्टेंट वेक्टर यूज करते थे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान गए कि ए वेक्टर जो है आपका a1 i है, a2 j है, a3 k, समझे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर। यहाँ पर जो इस केस में है ए वेक्टर ऑफ टी का मतलब हो गया कि जब इसका वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी, मतलब इसी को कहते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, जैसे इसका वैल्यू निकालेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब देखिएगा ए वेक्टर मान गए टी का फंक्शन है, ए वेक्टर ऑफ टी का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ टी इंटू वाई, जी ऑफ टी इंटू जे प्लस एच ऑफ टी इंटू के। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट ऑफ टी होगा। बात समझ गए ना। ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, मतलब इसका मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ गए। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, टी होगा, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड टी पे डिपेंड करेगा। बात समझ गए ना। एक क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट। डायरेक्शन का मतलब कोई भी वेक्टर है तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर होता है ना, तो उसी को डायरेक्शन कहते हैं। और कह रहा है कि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, मतलब उसका जो वैल्यू आएगा जो यूनिट वेक्टर का टी से इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ गए, जैसे आपको बताते हैं।
एक बात लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, याद होंगे तो थोड़ा बताइएगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में तो पहले हम लोग डायरेक्शन किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं। जैसे कोई कहेगा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के अलाउंग डायरेक्शन निकालना है, इसका मतलब ए वेक्टर कैप निकालना है। क्या निकालना है, बात समझ गया ना। नहीं कहता है कि ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर आई है तो उसका वो डायरेक्शन हो गया, नहीं समझे। जैसे ए वेक्टर का अगर डायरेक्शन अगर आपको निकालना होगा तो आपको ए वेक्टर का ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ए वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालते थे तो क्या करते थे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते थे और उसी वेक्टर से डिवाइड कर देते थे। याद है, उल्टा उल्टा होता, ये गलती है, ऐसा होता है ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से हम लोग ए वेक्टर निकाल लेंगे, समझे, और उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार क्रॉस कर देंगे, बात समझ गए ना। और तब इफ पार्ट लेकर हम प्रूव करेंगे। आप मान के चलेंगे कि यू वेक्टर ऑफ टी जो है कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो प्रूव करेंगे कि यू क्रॉस यू बाई डी टी बराबर 0। एक बार यू क्रॉस यू बाई डी टी बराबर 0 लेके चलेंगे तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू वेक्टर क्या होगा, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि यू वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यू वेक्टर के अलाउंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके जैसे लिखे, let u cap be the, let u cap be the unit vector along along the vector along the vector along the vector along the vector u vector the s को so that क्या लिखेंगे, u cap बराबर क्या लिखेंगे, u वेक्टर बाई u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझे। अब याद होगा आप लोग को कि सिंस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर है ना, मतलब u, बोलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे u कैप बराबर u वेक्टर बाई u। तो u वेक्टर हम यहाँ से निकाल लिए, u वेक्टर बराबर क्या होगा, u कैप आई u होगा कि नहीं बताइए, u कैप और u होगा, अरे बोलिए। अब जो है इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और चूंकि हमको जरूरत है u वेक्टर क्रॉस du बाई dt का, तो हमें du बाई dt निकालने के लिए एक बार इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बात समझ गए ना। और u वेक्टर जो है यह वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t है, तो इसको t के ही रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बात समझ गए। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल t। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, तो क्या होगा उसका सिंबल du बाई dt बराबर, ध्यान से सुनिएगा, u कैप को बाहर निकालिए, du बाई dt प्लस, अब ऐसा नहीं समझिए कि कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं कह रहा है, बात समझ रहे हैं, हाँ डायरेक्शन कांस्टेंट। तो u कैप du बाई dt, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन t है, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो t इंडिपेंडेंट होगा, बात समझ गए ना। तो उसके बाद u कैप बाई डी, ठीक है। अब जो है
इसको आप मान लीजिए कितना। तो अब पहला में, क्योंकि पहले यू वेक्टर है जो हमें प्रूव करना है, पहले यू वेक्टर है, और तब डी यू बाई डी टी, पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, बात समझ गए ना। हाँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहला में दूसरा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पहले करें। हो गया आगे बढ़िए। चलिए लिखिएगा, पहला को दूसरा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यू वेक्टर क्रॉस ई यू वेक्टर बाई डी टी बराबर दिखेगा यू वेक्टर। अब यहाँ क्या है, यू कैप है, यू है, और क्रॉस करना है किसके साथ, यू कैप डी यू बाई डी टी के साथ, अब प्लस यू डी यू कैप बाई डी टी, बात समझ रहा है ना। अब यू तो स्केलर है, वेक्टर नहीं है, स्केलर पॉइंट फंक्शन टी है, बात समझ गए ना। तब ये तो बाहर निकल गया, यू कैप को यू कैप के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा, इसके साथ ना तो डॉट है और ना ही क्रॉस है, बात समझ गए ना। ऐसे ही स्केलर, मतलब ए बी स्केलर और ए बी स्केलर, अब वेक्टर के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अरे बोलिए, नहीं समझे। ये जो है आपका ये वाला, ये आपका u और यह डी यू बाई डी टी, मतलब t का फंक्शन, वेक्टर नहीं, t का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएट होगा तो वेक्टर नहीं ना होगा। यह स्केलर और यह स्केलर है, लेकिन कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है। तो यू कैप को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा। अरे बोलिए, तो हम लिखते हैं इसको, देखिएगा यू यू क्रॉस यू कर दिए और डी यू बाई डी टी, अच्छा डी यू बाई डी टी, अब प्लस इस सब को इसके साथ सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करें क्योंकि वेक्टर है। यू कैप का डिफरेंशिएशन, यू कैप आपका यूनिट वेक्टर है और उसका डिफरेंशिएशन भी एक यूनिट वेक्टर ही होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। तो यू यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर और यू कैप क्रॉस डी यू कैप बाई डी, यू कैप क्रॉस डी यू कैप बाई डी टी, है ना। अब अब देखिएगा, अब इसका हम लोग जानते हैं, याद कीजिए, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो यू कैप को यू कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा 0 होगा। यू कैप को यू कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर 0 हो गया, और यू स्क्वायर यू कैप क्रॉस डी यू कैप बाई डी, मतलब पूरा आपका वैल्यू यू स्क्वायर यू कैप डी यू कैप बाई डी टी। इसको 2 माने हैं ना, अब इसको क्या कीजिए, 3 माने, इसको क्या मानेंगे,
इसको किया। आगे बढ़े। अब लिखिएगा इफ पार्ट मतलब नेसेसरी कंडीशन, समझे। अब लेके चलेंगे। अब आपका जो है जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है अब कांस्टेंट है। तो मतलब कौन कांस्टेंट है? यू कैप कांस्टेंट है। कौन कैप है? मतलब यू वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर है यू कैप वो कांस्टेंट। बात समझ। तब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? तब आपको तब इस पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? यह प्रूव करना है। बात समझ गए? ध्यान से एक बार सुनिएगा। अब यू वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन वेक्टर है वह कांस्टेंट। बात समझे? तब आपको प्रूव करना है यू क्रॉस यू बाई डी टी बराबर क्या? 0 प्रूव करना है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब लिख लिए ना? ये सब लिख लिए? आप लिखे चश्मा वाले? लिखेगा इफ पार्ट या नेसेसरी कंडीशन। तो मान के चलेंगे कि यू वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन वेक्टर है वह आपका क्या कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लेट अस सपोज दैट let us suppose that u vector of t, let us suppose that let us suppose that have a constant direction, constant डायरेक्शन दैट इज कांस्टेंट मतलब ये वेक्टर है इसके अलोंग कांस्टेंट डायरेक्शन कौन होगा बताइए? हाँ यू कैप, हाँ यू कैप बराबर कांस्टेंट, यू कैप बराबर कांस्टेंट। ये आपका जो है कांस्टेंट क्वेश्चन ए का है। और हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू शो दैट we have to show that u vector cross du by dt बराबर 0 प्रूव करना है। तो नाउ सिंस हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, जो दिया हुआ है उसको लेकर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। मतलब u कैप जो है क्या कांस्टेंट है। मतलब नाउ सिंस u कैप u वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, तो लिखेंगे नाउ सिंस constant direction that is
यू कैप बराबर क्या है, मतलब ए दिया हुआ है कि क्या है, कांस्टेंट। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी यू कैप बाई डी टी बराबर जी। अब जो है हमको क्या करना है, दोनों को साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमको यूज करना है किसका, तीसरा का। जब तक उसका यूज हमको प्रूव करना है यू वेक्टर क्रॉस यू बाई डी टी, लेकिन आएगा क्या, यू कैप क्रॉस जी यू कैप बाई डी टी, है ना। हो तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इसका यूज जब तक नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट प्रूफ नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए क्या क्या तक माने थे, 3 तक, इसको 4 मान लीजिए और इसको 5 मान लीजिए। चौथा और पांचवा को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या होगा, यू कैप क्रॉस डी यू कैप बाई डी टी। आप कांस्टेंट को जीरो के साथ क्रॉस करेंगे, जीरो ही होगा, तो अब ये जीरो हो गया। अब लिखेंगे इसका मान हम लोग कहाँ पुट करेंगे, तीसरा में, किसमें पुट करेंगे, है ना, यू कैप डी यू कैप बाई डी टी के बगल में यू स्क्वायर, है ना, तो जीरो में यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो जीरो ही ना होगा। लिखेंगे we put this value in, इसमें पुट करेंगे बताइए, थर्ड फिगर, तीसरा में पुट करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, यू वेक्टर क्रॉस डी यू बाई डी टी बराबर यू स्क्वायर जीरो, है ना। तो बराबर क्या हो गया, जीरो। यही ना प्रूव करना था, एक पार्ट प्रूव हो गया इसका। अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करना, पहले इसको कर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अब कौन कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन लिखेगा, सफिशिएंट कंडीशन या ओनली इफ पार्ट, सफिशिएंट कंडीशन या ओनली इफ पार्ट। लेट अस सपोज दैट, अब मान के चलेंगे नीचे वाला, यू वेक्टर क्रॉस डी यू बाई डी टी बराबर जीरो, तो वी हैव टू शो दैट यू वेक्टर ऑफ टी इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन। ये मान प्रूव करेंगे, है ना। जैसे यू वेक्टर का यूनिट, यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या दिखाना होगा, कांस्टेंट दिखाना होगा। तो लिखेगा लेट अस सपोज दैट
लेट अस सपोज दैट क्या बताइए, यू वेक्टर क्रॉस डी यू बाई डी टी बराबर 0। इसको क्या मान लीजिएगा, क्या तक माने, 5 तक माने हैं, तो इसको 6 माने। वी हैव टू शो दैट we have to show that is a vector of constant magnitude, is a vector of constant is a vector of constant direction। सही है। That is u वेक्टर का क्या बराबर कांस्टेंट रूट, समझे। अब जो है, अब हमको क्या करेंगे कि u क्रॉस डी यू बाई डी टी का ही छठा का ही तीसरा में कर देंगे, बात समझे। तो लिखेंगे नाउ यूजिंग 6 इन थर्ड ब्रिगेड, मतलब छठा का यूज किसमें करेंगे, थ्री में। तो राइट लेफ्ट में क्या था, u वेक्टर क्रॉस डी यू बाई डी टी, तो उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और u स्क्वायर u कैप क्रॉस डी यू बाई डी टी, यही ना हो, अरे बोलो। तो इसको u स्क्वायर को इधर कीजिएगा, तो u कैप क्रॉस डी यू कैप बाई डी टी बराबर क्या हो गया, 0। इसको आप मान लीजिए क्या, 7 मान लीजिए। क्रॉस है ना था राइट में, अब ध्यान से सुनिएगा। तो आप कोई भी छठा से चाहे सतमा से, हम फ्रॉम छठा और सतमा से, यू वेक्टर तो कोई वेक्टर है, सिर्फ यू वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट है। इसके कारण से अगर इसको डिफरेंशिएट किए होंगे तो यहाँ पर 0 हुआ होगा, और 0 को इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए तो क्या है, 0 आया। यू वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट, मतलब यू वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें ये होंगे, तब ना 0 को यू कैप के साथ मल्टीप्लाई किए होंगे तो 0 आया होगा। तो फ्रॉम 6 और 7 से दोनों केस में, क्योंकि हमको प्रूव करना है डी यू कैप बाई डी टी बराबर 0, जब तक नहीं करेंगे तब तक उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यू कैप कभी कांस्टेंट नहीं आएगा। तो फ्रॉम 6 और 7 से यह डी यू कैप बाई डी टी हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, बात समझ गए ना। चाहे आपका डी यू वेक्टर बाई डी टी बराबर भी क्या हो, 0, और यू वेक्टर बराबर भी जस्ट निकालने किए हैं, आप यहाँ डी यू बाई डी टी को 0 कीजिए, चाहे डी यू कैप बाई डी टी को 0 कीजिए। अगर इसको करते हैं तो यू वेक्टर बराबर आपको लिखना होगा u इंटू यूनिट वेक्टर, याद है कि नहीं, अभी जस्ट बताया है ना। आगे बढ़े, तो लिखेंगे फ्रॉम 6 and 7 we get डी यू कैप बाई डी टी बराबर 0, चाहे डी यू वेक्टर बराबर यू वेक्टर बाई डी टी बराबर 0। अगर ऊपर वाला करते हैं आप कहिएगा सर क्यों नहीं लिए, वो भी ले सकते हैं। जैसे यू वेक्टर बराबर यू कैप आया ना, सॉरी यू कैप आया ना, तो यू अब यू वेक्टर के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू कैप लिख देते, बात समझ गए ना। तो फिर डी टी को उलट करते तो आपको डिफरेंशियल ऑफ यू इंटू यू कैप बराबर कांस्टेंट, अब फिर यू कांस्टेंट है
तो इसको इधर ले आते थे, क्या आपका कांस्टेंट आ जाता, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। बात समझ गए ना। तो यहाँ देखिएगा, अब इस dt को राइट में जाएगा तो डी यू कैप बराबर 0 होगा, बताइए। अब इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू कैप होगा, बताइए। आज राइट में 0 है, 0 का इंटीग्रेशन 0 है, लेकिन इंटीग्रल कांस्टेंट को देना होगा ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट यही ना प्रूव करना था। अरे बोलो, बोल नहीं रहा है, चलिए कर छोटा कर दे, सभी लिए है। सात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेगा थ्योरम कैमर का सतवा लिखेगा, सतवा लिखेगा प्रूव दैट द नेसेसरी एंड prove that the necessary and sufficient condition for the vector function for the vector function vector function a vector of 2 a vector of t a vector of t to be constant to be constant to be constant is d a vector by dt बराबर d a vector by dt बराबर 0। यहाँ सीधे कांस्टेंट, समझे मतलब, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं, सीधे वेक्टर कांस्टेंट करना है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं करना है, ठीक ना। इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, बात समझ गए। सीधे टी भी उसमें कंटेन नहीं कर रहा, बात समझ गए। तो ऐसा कीजिए, सिर्फ टी का फंक्शन ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ऑफ टी जो है कांस्टेंट है, ठीक है, प्रूव करते हैं। लिखेगा लेट अस सपोज दैट let us suppose a vector of t to be a constant, मतलब दैट इज आपका a वेक्टर जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसको मान लीजिए क्या, फर्स्ट। तब वी हैव टू शो दैट dA बाई dt बराबर क्या प्रूव करना है, dA बाई dt बराबर 0 प्रूव करना है। नेसेसरी पार्ट में ना, ठीक है, ये पार्ट लिख लीजिएगा। इस पार्ट में तो क्या आगे बढ़े। अब देखिएगा, तो ए वेक्टर आपका कांस्टेंट है, तो ए में हम छोटा सा चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज।
अब देखिए कांस्टेंट में अगर चेंज करेंगे तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये क्या हो गया बताइएगा, ए वेक्टर प्लस क्या होगा बताइए, ए वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर बराबर कांस्टेंट। अरे बोलो, तो डेल ए वेक्टर बराबर कांस्टेंट तो पहले से है, अरे बोलिए, अब माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे कांस्टेंट ही होगा, है ना, कांस्टेंट ही होगा ना, ए वेक्टर क्या कांस्टेंट टेंस टू जीरो होगा, इसका लिमिट, बात समझ गए ना, लिमिट। किसका यूज किए, यहाँ पर किसका यूज किए, पहला था। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टी इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लिमिट लेंगे, तो लिमिट लीजिएगा तो क्या होगा बताइए, यदि यह लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी। और बड़ा है, तो देखिए टेंस टू जीरो होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अरे यहाँ पर ए वेक्टर भी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये जो लिमिट निकाले हैं लिमिट उसी का ना वैल्यू है, टेंस टू का ना है। सुनो देखो, ऐसे लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू निकल के आया है कि कांस्टेंटे का ना है, एक प्रकार का लिमिट से ही ना निकला है, तो आपका इसमें लिमिट लिया तब ना जीरो बनाया है। अभी तो क्या है, टेंस टू ए जीरो देन ए बाई डेल टी, जब इसमें से इसको घटा देंगे, ध्यान से क्या था, ऐसे कर लेते हैं, जैसे आपका क्या था, ए वेक्टर था, ए वेक्टर बराबर क्या था, कांस्टेंट था, इसमें छोटा सा चेंज किया, तो ए प्लस डेल ए वेक्टर, आप कांस्टेंट इधर चेंज होगा, इधर चेंज होगा ना भाई, अरे बोलो, तो इधर चेंज होगा, तो आपका फिर ए ए आपका ए वेक्टर को राइट में ले जाइएगा, तो कांस्टेंट प्लस डेल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर एग्जैक्ट किसके इक्वल, कांस्टेंट के बराबर, तो ये कट जाएगा बताइए, और ये डेल ए टेंड्स टू क्या है, डेल ए टेंड्स टू जीरो, छोटा सा चेंज है ना, स्मॉल चेंज है, इसलिए डेल्टी से आपको क्या
डिवाइड किए। चलिए अब इसका ओनली इफ पार्ट की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज में चले। ओनली इफ पार्ट लिखेगा, let us suppose that del a वेक्टर del t बराबर 0, यही ना है। तो हमें प्रूव करना है क्या, we have to show that a वेक्टर बराबर कांस्टेंट प्रूव करें। क्या प्रूव करना है, कांस्टेंट। आगे बढ़े। अब इसको मान लेते हैं ये वेक्टर आपका कांस्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। तो नाउ लेट इसको प्रूव करने के लिए ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, क्योंकि ये वेक्टर t का फंक्शन है ना, और वह कांस्टेंट है, तो a1 a2 a3 सब t का क्या होगा, फंक्शन होगा। इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड्स दिए। तो t के रिस्पेक्ट में जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो d a वेक्टर dt बराबर a1 dA1 by dt यूनिट वेक्टर I, dA2 by dt यूनिट वेक्टर j, dA3 by dt यूनिट वेक्टर k, है ना। अब इसका जब तक यूज नहीं करेंगे प्रूफ होगा, बताइए। तो ऊपर वाला का यूज भी तो करना है। तो इसको ऊपर में क्या माने थे, कुछ माने थे, यू वेक्टर ए वेक्टर कांस्टेंट था, कुछ माने थे, एक माने थे, तो इसको दो माने, इसको दो मान लीजिए। तो दो मानिएगा तो ध्यान सुनिएगा, डी ए बाई डी टी का मान क्या है, 0 फ्रॉम सेकेंड से। ऊपर का आप मानेंगे, सॉरी नीचे का आप मानेंगे और ऊपर वाला प्रूफ करेंगे ओनली इफ पार्ट में। तो डी ए बाई डी टी को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर कीजिएगा तो डी ए वन बाई डी टी यूनिट वेक्टर आई, डी ए टू बाई डी टी यूनिट वेक्टर जे, डी ए थ्री बाई डी टी यूनिट वेक्टर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये दोनों तरफ यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 मतलब आई का कोएफिशिएंट 0 होगा, जे का भी कोएफिशिएंट 0 होगा, के का भी कोएफिशिएंट 0 होगा। तो लाइक टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो डीए 1 बाई डी टी बराबर 0, डीए 2 बाई डी टी बराबर 0, डीए 3 बाई डी टी बराबर 0 होगा, होगा कि नहीं। इस सब का मान कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। हमको प्रूफ क्या करना है, ए वेक्टर को कांस्टेंट प्रूफ करना है ना। तो ऊपर वाले में नहीं, कांस्टेंट, तो डी ए बाई डी टी बराबर 0 सबको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो a1 कांस्टेंट होगा, a2 कांस्टेंट होगा और a3 भी कांस्टेंट होगा, तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t होगा। तो जब ए वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ t हो जाएगा तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़े। तो देखिएगा इसको हम लोग बना सकते हैं क्या, 0 यूनिट वेक्टर आई, 0 यूनिट वेक्टर के, 0 यूनिट वेक्टर सॉरी जे अब प्लस 0 यूनिट वेक्टर के, डी ए वन बाई डी टी यूनिट वेक्टर आई, डी ए टू बाई डी टी यूनिट वेक्टर जे, डी ए थ्री बाई डी टी यूनिट वेक्टर के। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के इन बोथ साइड, दोनों तरफ आई जे के का कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। बात समझ गए। तो लिखिएगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टी, सॉरी आई जे एंड के इन
both sides दिए equating the coefficient I j k in both sides दिए तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा d a1 by dt बराबर 0 d a2 by dt बराबर 0 एंड d a3 by dt बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे क्या होगा d a1 बराबर 0 d a2 बराबर 0 एंड d a3 बराबर क्या होगा 0। अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे क्या करेंगे अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए अब इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे तो a1 बराबर कांस्टेंट होगा बताइए a2 बराबर भी कांस्टेंट होगा a3 बराबर भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। इस सभी का मान जो है हम लोग किसमें पुट करेंगे बताइए हम लोग सभी का मान किसमें पुट करेंगे किसमें इसमें समझे a1 a2 a3 के यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसको कुछ मान लीजिए ऊपर में दो माने थे ना तो इसको क्या मान लीजिए इसको आप मान लीजिए थर्ड क्या मान लेंगे थर्ड ऊपर कर दे तो a1 का मान a2 का मान a3 का मान जो है हम लोग थर्ड में पुट करेंगे और वह a वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट होगा किससे ई से इसलिए a वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे इसका बता दीजिए तो यहीं पे लिख देंगे a1 a2 a3 आर इंडिपेंडेंट ऑफ t इसका मान उसमें क्या करेंगे पुट करेंगे तो a1 a2 a3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े जल्दी कीजिए। ई से इंडिपेंडेंट है इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम तीसरा से ए वेक्टर बराबर a1 i a2 j a3 के बराबर क्या हो जाए कांस्टेंट मतलब ए वेक्टर जो होगा वो आपका कांस्टेंट हो गया यही ना प्रूफ करना था अरे बोलो ये ना प्रूफ करना था तो आज रहने दीजिए अगले क्लास में फिर आगे बात करेंगे। बस एक दो तीन और है उसके बाद उसका क्वेश्चन चलेगा और जल्दी समाप्त हो जाएगा तो बस दो चैप्टर और बच्चा हुआ है समझे जो मिथिला को पार्ट थर्ड में पूछता है चाहे अदर यूनिवर्सिटी वाले को एक और चैप्टर है थर्ड लाइब्रेरी थर्ड वहाँ पे पूछता है ठीक है इसके बाद जो है प्रॉब्लम चलेगा हम सब स्टार्ट करेंगे क्या क्या हाँ वो क्या लिखिए नीचे करे तो रहने दीजिए आज के लिए इतना ही वीडियो डाल दीजिएगा आपको ऑफिस अभी